आप सबसे पहले इस सेंटेंस को देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है मैं अंग्रेजी बोल पाता हूँ। तो आप में से 99% स्टूडेंट यही सोचेंगे इस सेंटेंस के अंत में तो ता है ती है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। ये बिल्कुल गलत है। अब नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है हम क्रिकेट खेल लेते हैं। तो इस सेंटेंस के भी अंत में आ रहा है ते हैं, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये भी बिल्कुल गलत है। तो आज मैं आपको कमाल का स्ट्रक्चर बताऊंगा और आज मैं आपको अवेल टू का प्रयोग बताऊंगा, जो कैसे यूज किया जाता है, अवेल टू के बारे में बताऊंगा। तो देखो, अवेल टू का हिंदी मतलब होता है योग्य या लायक या सक्षम या काबिल या पाता या लेता। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखो। स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद इज या एम या तो आर लिखना है, उसके बाद अवेल टू लिखना है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिख देना है, कहानी खत्म। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैं अंग्रेजी बोलने लायक हूँ, या वहीं पे लिखा रहेगा मैं अंग्रेजी बोलने में सक्षम हूँ, या मैं अंग्रेजी बोलने में काबिल हूँ, या मैं अंग्रेजी बोल पाता हूँ, या मैं अंग्रेजी बोल लेता हूँ। तीनों का मतलब एक ही चीज होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैं अंग्रेजी बोलने लायक हूँ, तो सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं का इंग्लिश आई लिख देंगे। अब लास्ट में क्या है, हूँ, तो हूँ का इंग्लिश आप लोग को वैसे भी पता है एम होता है, तो उसके बाद क्या लिख देंगे, एम लिख देंगे। अब स्ट्रक्चर के अनुसार देखो, एम लिखने के बाद क्या लिखेंगे, अवेल टू, तो अवेल टू लिख दिए। उसके बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है, बोलना, तो बोलना का इंग्लिश क्या हो जाएगा, स्पीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी, तो उसका इंग्लिश हो जाएगा इंग्लिश। तो आई एम अवेल टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलने लायक हूँ, या मैं अंग्रेजी बोल पाता हूँ, या मैं अंग्रेजी बोल लेता हूँ। अब नेक्स्ट वाला देखो। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है हम क्रिकेट खेल लेते हैं, इसमें भी क्या आता है, लेते हैं, तो ये भी अवेल टू के स्ट्रक्चर पे बनेगा। तो सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, हम, तो हम का इंग्लिश वी, वी के साथ क्या लगेगा, आर, बिल्कुल सही, वी के बाद आर लिख दिए। उसके बाद स्ट्रक्चर के अनुसार क्या लिखना है, अवेल टू, तो अवेल टू लिख दिए हैं। उसके बाद क्या है, खेलना का इंग्लिश प्ले होता है, वर्ब लिख दिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, तो क्रिकेट लिख दिए। तो वी आर अवेल टू प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल लेते हैं। अब नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ लिखा हुआ है घोड़ा दौड़ने में सक्षम है। तो आपको बताएं सक्षम है कि इंग्लिश होता है अवेल टू, या काबिल भी लिखा रहता है तो अवेल टू का ही यूज करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, घोड़ा, तो घोड़ा की इंग्लिश हॉर्स लिख देंगे। उसके बाद क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ हमेशा इज लगाएंगे, इज लिख दिए। उसके बाद स्ट्रक्चर के अनुसार अवेल टू लिख देंगे। उसके बाद क्या है, दौड़ना, दौड़ना की इंग्लिश रन, तो हॉर्स इज अवेल टू रन, घोड़ा दौड़ने में सक्षम है। अब मैं आपको इसी में एक स्ट्रक्चर और बताता हूं, जो है वाज और वर वाला। जैसे इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वाज या वर लिख देना है, फिर अवेल टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिख देंगे। आपको पता ही होगा वाज और वर का प्रयोग कहाँ करते हैं, जिसमें था, थे, थी लिखा रहता है, वहां पे हम लोग वाज या वर का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है वह अंग्रेजी बोलने में सक्षम था, या वह अंग्रेजी बोल लेता था, तो ये सब का मतलब एक ही हुआ है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हुआ, हुआ की इंग्लिश ही। उसके बाद क्या लिखेंगे, ही के साथ बिल्कुल सही वाज लिख देंगे, तो ही वाज। स्ट्रक्चर के अनुसार आप क्या लिखेंगे, अवेल टू। अवेल टू के बाद क्या लिखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है, बोलना, बोलना की इंग्लिश स्पीक। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट इंग्लिश, तो अंग्रेजी लिख दिया इंग्लिश। ही वॉज अवेल टू स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलने में सक्षम था। वैसा ही एक और सेंटेंस देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है घोड़ा दौड़ने लायक था। अब इस सेंटेंस के अंत में क्या आ रहा है, था थी, तो इसमें भी वाज का ही प्रयोग होगा, घोड़ा दौड़ने लायक था। या यहाँ पे लिखा रहता है घोड़ा दौड़ने में सक्षम है, तो फिर भी बात वही है, या घोड़ा दौड़ने योग्य है, तो सबका बात एक ही है, सबका मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो इसमें भी अवेल टू का प्रयोग करना है। अब इसको स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, घोड़ा, तो घोड़ा की इंग्लिश हॉर्स लिख दिए। उसके साथ क्या लगाएंगे, वाज, क्योंकि था लिखा है, सिंगुलर नाउन है तो वाज लिख दिए। उसके बाद स्ट्रक्चर के अनुसार अवेल टू लिख देंगे। उसके बाद क्या है, वर्ब। वर्ब क्या है, दौड़ना, दौड़ना के इंग्लिश रन हो जाएगा। द हॉर्स वाज अवेल टू रन, घोड़ा दौड़ने लायक था, या घोड़ा दौड़ने में सक्षम था, या घोड़ा दौड़ने योग्य था, या घोड़ा दौड़ लेता था, तो सबका मीनिंग एक ही है। अब आप लोग इस सेंटेंस पे नज़र मारो, यहाँ पे लिखा हुआ है पानी पीने लायक है,
या पानी पीने योग्य है। अब इसको बनाओ तो आप सबसे पहले लिखोगे पानी की इंग्लिश वाटर लिख दिए, इसके साथ इज लगेगा, बिल्कुल सही। उसके बाद क्या लिखोगे स्ट्रक्चर के अनुसार, अवेल टू। उसके बाद वर्ब इसमें क्या है, पीना, तो पीना की इंग्लिश ड्रिंक। तो वाटर इज अवेल टू ड्रिंक। आप में से 99% ऐसे ही बनाए होंगे या 100% स्टूडेंट आप लोग ऐसे ही बनाओगे, जबकि ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। तो आप कहोगे सर ये कैसे गलत हो जाएगा, आप ही तो ये भी स्ट्रक्चर बताए हैं और आप ही बोल रहे हो ये स्ट्रक्चर ही गलत हो गया। हाँ बिल्कुल सही, ये बिल्कुल ही गलत है आप लोग का। अब आप इस चीज़ को समझो जो आपका ये सेंटेंस क्यों गलत हो गया। तो अभी आपको हम एक दो एग्जाम्पल दिए थे, जैसे वह अंग्रेजी बोलने में सक्षम था या घोड़ा दौड़ने लायक था। तो ये दोनों सेंटेंस में क्या कॉमन है वो चीज़ समझो। तो देखो इसमें भी जो सब्जेक्ट है ऊपर सेंटेंस में वह, ही, तो ये क्या है, सजीव है, लिविंग थिंग्स है। और इस नीचे का सेंटेंस में घोड़ा दौड़ने लायक था, तो घोड़ा क्या है, लिविंग थिंग्स है, सजीव है। तो आपको हमेशा एक चीज़ याद रखना है, जो अगर आपका सब्जेक्ट सजीव है तो उसके साथ आपको हमेशा अवेल टू का ही प्रयोग करना है, और आपका सब्जेक्ट निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो उसके साथ आपको सिर्फ अवेल का ही प्रयोग करना है। तो आप सोचोगे बस इतना सा है, इतना ही नहीं। अब देखो बाबू इसका बिल्कुल ही स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर देखो, इसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज या एम या आर, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उससे मल्टीप्लाई करना है अवेल को। तो आप कहोगे सर अब इंग्लिश के बदला मैथ भी बताने लगे हो, इसमें मल्टीप्लाई करना है, नहीं समझ में आ रहा है ना। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे लिखा हुआ है पानी पीने लायक है। तब इस सेंटेंस में देखो क्या है, पानी पीने लायक है, ये पानी क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है, निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग्स है। तो यहाँ पर बनाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वाटर, वाटर लिख दिए। उसके बाद स्ट्रक्चर के अनुसार इसमें इज लगा दिए, है ना। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है, पीना, पीना की इंग्लिश ड्रिंक। अब उससे मल्टीप्लाई करना है अवेल को, तो उसी में सटा के लिख देंगे अवेल। तो हम लोग का सेंटेंस बन गया वाटर इज ड्रिंकेबल, पानी पीने लायक है। ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये आपका नॉन लिविंग थिंग्स के लिए है, निर्जीव वस्तु के लिए है। अब नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है यह गाना सुनने लायक है। तो इसमें भी क्या है, सब्जेक्ट, यह गाना, मतलब ये गाना है। तो गाना क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, निर्जीव वस्तु है, इसमें भी यही स्ट्रक्चर काम करेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, यह गाना, तो यह गाना का इंग्लिश हो जाएगा दिस सॉन्ग। उसके साथ क्या लाएंगे, दिस सॉन्ग के साथ इज लगेगा, बिल्कुल सही, दिस सॉन्ग इज। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है, सुनना, सुनना की इंग्लिश लिसन, और उसी में मल्टीप्लाई किससे करना है, अवेल से, तो इसी में लिख देंगे अवेल। तो हम लोग का सेंटेंस बन गया दिस सॉन्ग इज लिसनेबल, यह गाना सुनने लायक है। अब एक लास्ट स्ट्रक्चर देख लो, था थे थी वाला। इसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वाज या वर, उसके बाद फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और मल्टीप्लाई करना है अवेल से। ये आपको याद रखना है, जिसमें मल्टीप्लाई हो रहा है ना वो सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तु के लिए ये। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पानी पीने लायक था या पानी पीने योग्य था, तो इसमें भी था थे थी आ रहा है, और पानी क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई वाला ये स्ट्रक्चर आपका काम करेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, पानी, तो वाटर लिख दिया, वाटर के साथ क्या लगेगा, वाज, बिल्कुल सही। उसके बाद स्ट्रक्चर के अनुसार वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, पीना, तो पीना की इंग्लिश ड्रिंक लिख दिए, और इससे मल्टीप्लाई कर देना है अवेल से, है ना। तो वाटर इज ड्रिंकेबल, पानी पीने लायक था। अब नेक्स्ट वाला देखो, अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ यह फिल्म देखने लायक था, तो यह फिल्म, इसमें भी आपका सब्जेक्ट क्या है, यह फिल्म, तो ये भी क्या है, निर्जीव वस्तु है ना, नॉन लिविंग थिंग है, तो इसमें भी मल्टीप्लाई वाला ही स्ट्रक्चर काम करेगा। तो यह फिल्म देखने लायक था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, यह फिल्म, तो दिस फिल्म या दिस मूवी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या है, था, तो था का इंग्लिश क्या होता है, वाज, वाज लिख दिए, बिल्कुल सही। उसके बाद इसमें क्या है, वर्ब, देखना, देखने, तो इसमें वाज का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अवेल से। तो हम लोग का सेंटेंस बन गया दिस फिल्म वाज वॉचेबल, यह फिल्म देखने लायक था या यह फिल्म देखने योग्य था। अब लास्ट में आप एक चीज समझ लो, जो सजीव वस्तु है, लिविंग थिंग्स है, उसके साथ आपको हमेशा अवेल टू का प्रयोग करना है, और जो नॉन लिविंग थिंग्स है, निर्जीव वस्तु है, उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है अवेल का। तो आपका कहानी खत्म। और आप चाहते हो इसी में निगेटिव सेंटेंस वाला भी वीडियो बनाए, और विल भी और कैन भी, शुड भी, मस्ट भी, अगर आप चाहते हो इसका पार्ट 2 बने तो बस आपको सिर्फ कमेंट करना है जो पार्ट 2। इसी पे मैं आपको एक नेगेटिव वाला भी सेंटेंस बताऊंगा, विल भी वाला भी बताऊंगा, शैल वाला भी बताऊंगा, शुड भी, नीड भी, ये सब बताऊंगा। तो आप बस कमेंट कर दो जो नेक्स्ट पार्ट। तो उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छा से समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।